शुक्रिया। बस अब तो बैठ शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। यहाँ बैठे सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का, माताओं का, बहनों का आभार। वो यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। बाबा साहब की लड़ाई इस देश में समता समानता के लिए थी। गौर से समझिए मेरी बात। बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई इस देश में समता और समानता के लिए थी। संविधान के अंदर भी उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसमें समता समानता की बात की है, मौलिक अधिकारों की बात की है। अभी आगरा में एक डिग्री कॉलेज बता रहे थे भी हमारे छोटे भाई सिकंदर मौल जी कि वहां पर आईडी कार्ड पर लिख दिया गया है वर्ण, वर्ण लिखा गया है। ये एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये माइनॉरिटी है और ये जनरल कैटेगरी है। ये जानते हैं ये कहाँ लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ होता था? संविधान में तो इसलिए लिखा गया कि गरीब को न्याय मिल सके, शोषित को न्याय मिल सके और वो समानता की ओर अग्रसर हो सके। और ये कॉलेज में से लिखा गया है कि आपकी पहचान हो सके कि आप किस वर्ग से हैं और फिर आपका इलाज किया जा सके। आगरा प्रशासन ने लिख दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक किया। मैं उनसे निवेदन और करता हूं कि वो एक मांग इस देश में जरूर उठा दें कि हमारी जाति के हिसाब से जातिवार जनगणना इस देश में करा दें एक बार, जातिवार जनगणना। अरे भैया, और मैं लिख कर देता हूं, जिस दिन तुमने हमारी जातिवार जनगणना करा दी ना तो तुम्हें एक देश के कोने के हिस्से में जगह मिलेगी, पूरे देश में जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। मैंने खूब देखा घूम करके कि हमारे 10 लोग एक 10x12 के कमरे में रह रहे हैं और उनका एक व्यक्ति 1 एकड़ और बीघो जमीन में रह रहा है। 500, 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट में रह रहा है। तो मैं कहता हूं कि स्कूल में आय कार्ड पर SC, ST, OBC लिखवाने से कुछ होगा नहीं, कुछ तो नहीं होगा। टीम जाएगी सोमवार को, कलेक्टर को ज्ञापन देगी। उस ज्ञापन में एक चीज और लिखना कि हम इसके साथ साथ अपनी जातिवार जनगणना चाहते हैं। जितनी देश में बहुजनों की जातियां हैं उन सबकी जातिवार जनगणना चाहते हैं। और अगर ये भी लिखना कि नहीं होगी तो भीम आर्मी ने अपना राजनीतिक दल बना लिया है, जिस दिन वो ताकत में उस देश में जातिवार जनगणना करा के दिखाई जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत में समता समानता की बात की, भारत के उस वर्ग को जो मेहनत का वर्ग रहा है उसके उत्थान की बात की, ऐसे संतों गुरुओं को नमन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। अब नमन करता हूं उनको जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर ये जो छूतपन इस देश में लागू किया गया था, जो वर्ण व्यवस्था सनातनियों द्वारा लागू की गई थी, उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम किया। आडंबर को तोड़ने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने ईश्वरीय सत्ता को, जिन्होंने आडंबरीय सत्ता को खुली चुनौती दी, ओपन चुनौती दी। मैं नमन करता हूं इस देश में आरक्षण की स्थापना करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज को, जो 1920 में ही आरक्षण के आधार पर एक समाज के व्यक्ति को चेयरमैन बना देते हैं, अपने जिले राजनीतिक चेयरमैन बना देते हैं। मैं उनको नमन करता हूं।
इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले खासतौर से जो बेटियां महिलाएं मुझे सुन रही हैं, हालांकि मेरी कुछ बहनें बिना सुने चली है, जो सुन रही है वो गौर से सुने, वो गौर से सुने। इस देश में महिला शिक्षा के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले है। किसी भगवान की पूजा ना करके इस देश की महिलाओं को सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने अथक प्रयास करके खासतौर से दलित महिलाओं के लिए एक स्कूल जाने का और शिक्षा का रास्ता खोला। उनको भी नमन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, जिन्होंने सभी महापुरुषों के आंदोलन को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कलमबद्ध किया, अधिकार दिया और समानता की ओर लेकर गए, समान जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भारत में राजनीति को धर्मबदल कर देने वाले महामानव मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनके बाद इस देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग में राजनीतिक चेतना पैदा हुई और वो जिस बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर डरते होंगे कि कहीं जो मैं अधिकार समाज को देकर जा रहा हूं या फिर गुलाम होकर किसी गुलामी काट कर उन्हीं का भला करना शुरू, उस राजनीति को जब देखते हैं, उसको विषय पढ़ते हैं तो एक ही नाम निकल कर सामने आता है, साहब मान्यवर काशीराम, जिन्होंने एक गरीब गुरबे को, मजदूर को, किसान को नेता बनाने का ठाना और बिना पैसे लगाए एमपी एमएलए विधायक बनाने का काम। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपसे करनी है, यहां मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं, देखिए शहरों में कार्यक्रम बहुत हो चुके, अच्छी अच्छी जनसभाएं, धन लगाकर लोगों को इकट्ठा करना, ये उस समय तो होता रहेगा। अगर अब जनसभाएं लगे तो जनसभाएं गांव में लगे, जहां की बहनों से बात करने का मौका मिल सके, जहां के युवाओं से बात करने का मौका मिल सके। नो डाउट कड़वे हैं, थोड़े से कड़वा भी बोलते हैं, जहां मेरा समाज नशे की हालत में लिप्त है उनसे बात करने का मौका मिल सके और उनसे पूछा जा सके कि व्यवस्था, जिस व्यवस्था के लिए हजारों साल तक हमारे महापुरुष लड़ते रहे, जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, ये व्यवस्था कब तक चलेगी और आम लोग कब तक जागरूक? अपनी माताओं बहनों से पूछा जा सके कि वो जो आडंबर में आप फंसी हुई है, वो भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर के चक्कर में जो आप फंसी हुई है, उस व्यवस्था से कब आप बाहर निकलेंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता सन 1950 से पहले इस देश के दलित आदिवासियों को किसी मंदिर में जाने की कोई आजादी थी, नहीं थी। और आज भी है, आजादी है तो मंदिर की दान बेटी में आपके घर की आजादी है, आप वहां के पुजारी नहीं बन सकते, साहब बिल्कुल नहीं बन। अभी एक बहन यहाँ गई जिसने पंचशील कराया यहाँ पर, जब वो बोल रही थी तो मुझे अच्छा लगा कि बुद्ध की नीति पर चलकर एक गुड़िया खड़ी होकर के पंचशील हमें करा रही है। ये कहीं और हो सकता है? कहीं हो सकता है? देखा है किसी मंदिर में कोई महिला पुजारी हो? ये समता समानता की बात करने वाले सिस्टम में ये ऐसा हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। और ये था पहले भी, लेकिन इसका श्रेय 100% किसी को जाता था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता और किसी को नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने ही संविधान लिख करके अन्य से लोगों को बोलने का मौका दिया। अब कुछ दर्द मन में है जो पूरे देश में लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति और सामाजिक लोग मौन है। जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एकजुट होने की, जब देश को आवश्यकता है एक आवाज बुलंद करने की, उस समय इस देश का युवा भगत सिंह ना बन करके सावरकर बनने की ओर जा रहा है। ये एक मन में दर्द। सावरकर को तो जानते होंगे, आरएसएस के लोगों का सावरकर भगवान है। सावरकर ये वही सावरकर है जब क्रांतिकारी फांसी चढ़ रहे थे तो सावरकर ने लिखित में माफी मांगी थी अंग्रेजों से कि मुझे जेल से छोड़ दो, मैं क्रांतिकारियों को मैं तुम्हारी दलाली कर कर क्रांतिकारियों को जेल भिजवाने का काम करूंगा। तो अंग्रेजों से माफी मांगी, उन्होंने छोड़ दिया। और भगत सिंह को 23 साल की उम्र में बाजी करना पड़ा। हालांकि भगत सिंह के पास भी ऑप्शन होंगे, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन होंगे।
तो इसलिए आज आपसे बात करना जरूरी है। एक तो जातीय दंश, फिर क्षेत्रों का दंश, फिर धन का दंश। ये दंश इस देश को खाए जा रहे हैं। हम तो अपनी जातियों के लिए हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं। हम अपना अछूतपन खत्म करते आ रहे हैं। हम हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए, मनुष्य मानव जाति के अधिकारों के लिए हमारे महापुरुष लड़े हैं। लेकिन आज इस देश के अंदर जब देश को लगातार खोखला किया जा रहा है, खोखला कैसे कि भारत में रेलवे को बेच दो, बीएसएनएल को बेच दो, एलआईसी को बेच दो, एयरलाइंस को बेच दो और भारत को कंगाल कर दो। किस लिए कंगाल कर दो कि भारत की एक बड़ी आबादी, भारत का सर्वहारा समाज, भारत का वो वर्ग जो भारत के लिए मेहनत कश के नाम से जाना जाता है, जो कभी सड़कें साफ करता हुआ मिलता है, कभी खेत में गेहूं काटता हुआ मिलता है, कभी खेत सड़क पर ठेली लगाकर सेब बेचता हुआ मिलता है, वो मेहनत का समाज है। जिसके बच्चे आज पढ़ लिख करके बड़े बड़े मंचों से बोलने लगे हैं, जिनके बच्चे पढ़ करके आईएएस आईपीएस की ओर बढ़ने लगे हैं, जिसको शास्त्रों में शूद्र कहा गया है, जिसको मनुस्मृति कोई अधिकार नहीं देती। समझिएगा मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं। जिस समाज को मनुस्मृति को अधिकार नहीं देती, वो अधिकार, वो समाज उन्नति की ओर जा रहा है। इसलिए इस देश को धीरे धीरे यहाँ का ब्राह्मणवाद खा रहा है। जब देश बिक जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर आपकी आईएएस पीसीएस बनने की क्षमताएं खत्म होंगी, आपकी डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्षमताएं खत्म होंगी। जिसके पास धन ज्यादा होगा वो इस देश का मालिक बन जाएगा। सर्वे करके बताऊंगा, उदाहरण नहीं दूंगा, सर्वे ही बताऊंगा पूरा। आप देखिए, आगरा की सिटी में जाइए, बड़े बड़े मॉल आपको दिखेंगे। उस मॉल के अंदर आप चाहे सुई खरीद लीजिए, सेब खरीद लीजिए, कपड़े खरीद लीजिए, जो खरीदना है वो खरीद लीजिए। उस मॉल के अंदर सब चीजें उपलब्ध होंगी। हाँ, कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होगा। तो बेचारा बाहर सड़क के किनारे एक ठेली लगाने वाला केले से बेच रहा है, वो केले की कीमत आपको 20 रुपए दर्जन दे देगा। आप उस मॉल में जाएंगे, उस केले की कीमत आपको 50 रुपए दर्जन मिलेगी। बस वहां थोड़ी एसी की हवा आपको दी जाएगी, आपको अंदर घुसकर लगेगा कि नहीं, मैं कोई अच्छी जगह, किसी अच्छे देश में आ गया हूं, ये आपको महसूस होगा। उसी मॉल के अंदर जो बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें क्या कि व्यक्ति पैदा हुआ तो तन ढकेगा, कपड़ा तो चाहिए, पहनेगा। जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर आपको छूट दी जाएगी, बिल्कुल छूट दी जाएगी। आपको कहा जाएगा एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री हम दे देते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। जब आपको एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री दी जाएगी तो आप कहां पहुंचेंगे? सीधे मॉल में पहुंचेंगे। जब आप मॉल में पहुंचेंगे तो फिर आप सोचोगे ठेली वाले से केले क्या लेने, ऐसे केले ले लेते हैं। कितने लोगों के पेट पर खिलेगी? तो ठेली वाला जो वहां खड़ा है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ 500-400 रुपए कमा के ले जा सकता है, उसकी तो पूरे दिन की मजदूरी खत्म कर दी गई और आपको गुलाम बना दिया गया। कैसे? कुछ साल पहले यहाँ जियो फ्री आया था ना, युवाओं ने, बहनों ने, भाइयों ने खूब रात दिन नेट पहला, आज मूवी डाउनलोड कर लो, आज ये डाउनलोड कर लो, आज वो डाउनलोड कर दो। कुछ महीने जियो फ्री चला। जियो फ्री चलने के बाद जियो कंपनी के मालिक ने किया क्या, जो सारी कंपनियां थी उनको हायर कर दिया। उनको कहा कि नहीं, अब तुम सब लोग मेरे अंडर काम करो। अब मार्केट में सिर्फ एक व्यापारी है, एक बेचने वाला है और खरीदने वाले लाखों हैं। तो उसकी मर्जी, वो 1 रुपए के सामान को 100 में बेचे या 1 लाख में बेचे। ये ना, पहले 300 रुपए, 400 रुपए के साथ 3 महीने या 4 महीने का नेट हो जाता था। और आज कितने में हो रहा है? 1 महीने का कितने का है? 300 रुपए का 1 महीने। 300 रुपए का 1 महीने। अब देखिए, जीएसटी लगा के 301। 301। आप समझिएगा चीजों को गौर से, ये बहुत काम की चीजें हैं।
ये जाति के ऊपर नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं तो इस देश की व्यवस्था आपको बयां कर रहा हूं कि 300 रुपए का एक रिचार्ज सिर्फ 1 साल या 8 महीने जियो फ्री देगा, सारी कंपनियों को हायर कर लेगा और फिर एक झटके के अंदर सिर्फ 6 महीने के अंदर अपना मुनाफा जियो कंपनी कई हजार लाख करोड़ इस देश के लोगों से लूट लेगी और हम चुप रहेंगे? चुप ही तो है, चुप नहीं है, निकम में नहीं है, नाकारा नहीं है, सोच कर देगा बुरा लग जाए नहीं है। कैसे लड़ोगे? है कोई आवाज उठाने वाला? कितने लोग ऐसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये डाल देंगे नहीं ये गलत हो रहा है, हम इसके व्यवस्था बोलते हैं नहीं डाले। एक दो ऑप्शनल है ये एक दो व्यक्ति वो है जिसमें थोड़ी सी जागृति है। ये देश तो सोए हुए लोगों का देश हो गया है। आज आपने देखा नहीं कि मोदी जी चाय बेचते थे, पूरे देश विदेश सबका अल्लाह ट्रंप को भी पता मोदी जी चाय बेचते थे, खूब बेची। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग इतने अंधे हो गए जब उन्होंने रेल में बेचा हमने नहीं ध्यान दिया, हमने आंखों पे पट्टी मार दी कि नहीं बेच लेने को। जब उन्होंने बीएसएनएल बेचा, इस देश की टेलीकॉम कंपनी बेची घाटे में दिखा करके, तब हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यहाँ जियो टेलीकॉम को लाखों करोड़ का फायदा हो सकता है लेकिन सरकारी बीएसएनएल घाटे में जा सकता है। ये अगर आप पूछते हो तो ये प्रक्रिया इसलिए है, क्यों है, ये प्रक्रिया कहाँ जा रही है, इसको विचार करें। अभी कुछ वो चुटियाधारी कहते हैं बैठ करके, मैं पढ़ा था सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट एक चुटियाधारी का, वो कह रहे हैं कि इस देश में संविधान ही गलत है, इस देश में संविधान गलत है। तो इन सब चीजों को एक दूसरे से जोड़ कर देखिए। जैसे शरीर है ना, शरीर में आप विटामिन ए लेंगे, डी खाएंगे, बी खाएंगे तो अलग अलग हिस्सों में इफेक्ट डालेगी, अलग अलग चीजें पूरी करेगी। यही सेम प्रक्रिया इस देश के साथ हो रही है। उन्होंने हर जगह से धीरे धीरे कमजोर करने का काम कर दिया है, व्यापारीकरण करके देश को व्यापारियों के हाथ में दे दिया है और यहाँ के पंडितों से कह दिया है कि संविधान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दो। फिर 5 साल 7 साल के बाद कहेंगे कि यहाँ मनुस्मृति का लागू होना जरूरी है, इस देश की व्यवस्था चलानी है। ये कहेंगे ना या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि 5 साल 7 साल के बाद यहाँ मनुस्मृति लागू करो और फिर कहेंगे ढूंढो अब देश में शूद्रों की लिस्ट तैयार करो, कितने मुसलमान कितने सिख ईसाई वोट पार्टी हैं, ढूंढो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर कितने लोग हैं इस देश के अंदर, उन सबको शूद्रों की कैटेगरी में डालकर और कर दो ढोल गवार कर दो शूद्र नारी, ये सब ताड़ के अधिकारी कर दो। ये जब हो जाएगा फिर हम कहेंगे कि अब साफ निकल गया, लकीर पर डंडे बजाते रहो, ये गलत हो गया, हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, जब समय निकल जाता है कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अब बताइए आप अब से आपके घर में 10 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ है तो 10 दिन बाद क्या उसको दोबारा पैदा कर देंगे क्या? है किसी में हिम्मत? या मैं आज यहाँ से बोलकर चला जाऊंगा तो यही जो मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगली बार आप लोगों भैया वही सेम माहौल चाहिए जो 1 साल पहले आप आए थे, ऐसा हो सकता है क्या? जो समय गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आ सकता, ये प्रकृति का नियम। लेकिन आप समय में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। आज वही ब्राह्मण जो संविधान का विरोध कर रहा है, दिल्ली की गली में संविधान चला गया था, याद है? कितने लोगों को याद है? संसद के सामने, और जिसने जलाया था वो भी आपके आसपास के क्षेत्र के लोग थे, ऐसा ही है ना? वो यही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनमें मुख्य है जलाने वाले। हमने तो आवाज नहीं उठाई, आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, आप कौन है? भीम आर्मी के लोग आवाज उठा रहे हैं, भाई किसी पे 10 मुकदमे, किसी पे 20 मुकदमे, किसी पे 50 मुकदमे, किसी पे 100 मुकदमे चल रहा है। भीम आर्मी के लोग आकर ताकत मांग रहे हैं तो आप जो है वो घुमा कैसे खड़े हो जा रहे हो? नहीं भाई ना, जब किसी बेटी का रेप होगा तो भीम आर्मी जाम लगाएगी, जब किसी स्कूल में SC/ST लिख दिया जाएगा कार्ड पर तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी, जब कोई धार्मिक उन्माद फैलेगा तो भीम आर्मी बचाएगी। उसमें राजनीतिक लोग घर में बैठे होंगे, जब किसी की हत्या होगी तो भीम आर्मी जाएगी SSP के पास लड़ने के लिए, ये होगा नहीं भाई। लेकिन जब भीम आर्मी को ताकतवर करने की बात आएगी, मेरा समाज खूब घुमा के खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं अभी नहीं। तो
ये समाज से लोग पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों की लाशें उठवाना चाहते हो? भीम आर्मी के अनलिमिटेड लोगों की हत्या हो चुकी है लगातार, और लोग हत्या इसलिए हुई है कि वो न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे। किसी बेटी के साथ गलत होता है तो सामंत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, सरकार के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। जो नेता आपके बीच नहीं आते उनको आप समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते क्यों? किस लिए? अरे समझो, हम तो इंसान है, हम तो इंसान है। अगर हम चिड़िया कौवे को भी दाना खिलाना शुरू कर देना तो वो भी रोज हमारे यहाँ हमारे आंगन में आके बैठना शुरू कर देगा। हम तो इंसान हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय आपका राजनीतिक और सामाजिक उत्थान कर सकता है जो आपके शोषण के पीछे लगा हुआ है? ये पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या काशीराम साहब को ऊपर उठाने में उन लोगों का हाथ था? समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब भीम आर्मी के लोगों को राजनीतिक ताकत की आवश्यकता है। दोगे तो समाज का फायदा, नहीं दोगे तो भी समाज का